नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हो रही है। इस बीच कश्मीर की विपक्षी पार्टियां सुनवाई पर राजनीतिक लाभ लेने की दौड़ में लगी हुई हैं। विपक्षी दलों के बीच खींचतान तेज हो गई है। हर पार्टी इसका श्रेय और सेहरा लेना चाह रही है। फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। तो 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। आज सुनवाई का दूसरा और अहम दिन था, लेकिन दूसरी तरफ इस पर जो बयानबाजी हो रही है, इस पर जो सियासत हो रही है जम्मू कश्मीर में, इसी पर हम चर्चा करेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम में। बहुत खास पैनलिस्ट और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और खुद आप एक पार्टी भी हैं, आप अर्जी गुजार हैं इस मामले में। एडवोकेट सलीम पर्रा जी हैं, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है डीपीएपी से। अभिजीत जसरोटिया साहब हैं, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। और गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, एक्स एमएलसी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आज सुनवाई का दूसरा दिन था। कल पहले दिन, जैसा कि आपने बताया था, आप खुद कोर्ट में मौजूद थे, तमाम चीजें आपके सामने हुई थी। आज दूसरे दिन की जो सुनवाई हुई है 370 पर, इसे किस तरह से लिया जाए, क्या कुछ कैसे इसे देखा जाए आज की सुनवाई को? अबू हुरैरा साहब, आज वाकई दूसरा दिन था और अहम दिन था जी। बहुत सारी क्वेरीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने लॉयर्स को पूछी। कपिल सिब्बल साहब इस वक्त अभी आर्गू कंटिन्यू चल रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पिटीशन है, उसी को आर्गू पहले उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो जो सिटिंग एमपी हैं इस वक्त, वो पिटीशन उन्होंने फाइल की थी, क्योंकि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब भी और उमर अब्दुल्ला साहब भी नजरबंद थे, अपने घर में पीएससी में वो बंद थे। तो एफिडेविट, क्योंकि पिटीशन के साथ एफिडेविट लगाना पड़ता है, तो एफिडेविट ना मिलने की वजह से उनकी डायरेक्शन पर अकबर लोन साहब ने और मसूदी साहब ने वो पिटीशन की थी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन है जो आज वो आर्गू कर रहे थे। उसमें बड़े अहम जो कुछ कानूनी जिनको हम कानूनी पेचीदगियां कहते हैं, वो इन्वॉल्व जो थी, उस पर क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने मांगी। तमाम जजेस ने बारी बारी मुख्तलिफ जो पेचीदगियां थी उस पर जो लॉयर्स थे, खासकर कपिल सिब्बल साहब, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी। तो ये एक प्रोसेस है जुडिशियल स्क्रूटनी का। मेरे ख्याल में अबू हुरैरा साहब, तारीख में बहुत कम ऐसे मौके आएंगे। शायद पहला मौका जो था वो 70s में 73 या 73 में रिपोर्टेड जजमेंट आई केशवानंदा भारती की। केशवानंदा भारती के बाद एक बहुत बड़ा फैसला उसके बाद भी आया, जिसको असर बमईज केस कहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि प्रेसिडेंट की और गवर्नर की पावर क्या है, गवर्नर राज लगाते वक्त। उसके बाद इस किस्म का आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आया है। तो जाहिर सी बात है, जब एक नया मामला आया, एक नया चैलेंज आया है, तो उस चैलेंज में बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिन पर गौर खोज चल रहा है, दलाइल चल रहे हैं। हर वकील अपने अपने दलाइल जो है वो पेश करेगा। अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि ये अगस्त का महीना जो है, ये वकीलों के आर्गुमेंट्स में लग जाएंगे। अभी भी कपिल सिब्बल साहब के आर्गुमेंट आज भी कंक्लूड नहीं हो सके। आज भी मैं उनके साथ ही था। तो मुझे लगता है कि आप ये ट्यूसडे जो नेक्स्ट, क्योंकि अब बीच में ये मिसलिनियस डे है मंडे को, तो मंडे को तो ऑनरेबल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अवेलेबल नहीं होगा। अब ट्यूसडे से इसकी हियरिंग फिर स्टार्ट होगी और कपिल सिब्बल साहब ही उसको कंटिन्यू करेंगे। होपफुली जो मुझे उन्होंने आज बताया कि ट्यूसडे का दिन उनको लग जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि 2-3 दिन तो गोपाला सुब्रमण्यम साहब, जो मेरी जाती पिटीशन है उसमें गोपाला सुब्रमण्यम साहब आ रहे हैं, वो आर्गू करेंगे। वो आज भी ऑनलाइन लंदन से
मौजूद थे कोर्ट में थ्रू वर्चुअल मोड जी। तो वो भी 2-3 दिन उनको भी लगेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम 2 दिन लेकर 2 दिन आगे भी जा सकते हैं, तो कम से कम 2 दिन जो वो लेंगे। तो उसके बाद राजीव धवन साहब के आर्गुमेंट हैं वो भी बहुत बिल्कुल ये सुनवाई यानी इस तरह से मुजफ्फर साहब एक के बाद इस तरह से एक एक दिन करते लगातार चलती रहेगी और इसमें सभी जो पक्ष हैं, सभी जो अर्जी गुजार हैं, जो पार्टी, उनको एक तरह से पहले सुना जाएगा और उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक चीज मुजफ्फर इकबाल खान साहब और बहुत मुख्तसर में जानना चाहता हूं कि डीपीएपी अब जो इस पर कह रही है कि कपिल सिब्बल साहब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और ये गुलाम नबी आजाद साहब की देन है जो कपिल सिब्बल आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पहुंचे हैं। ये बात कही है क्योंकि मैं आ रहा हूं सलीम फर्रद जी, मैं आ रहा हूं जी। पार्टी उनकी बाद में बनी है। जब ये पिटीशनें फाइल हुई तो उस वक्त तो पार्टी वजूद में नहीं थी और ना ही जब तब आज़ाद साहब उस वक्त कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पार्टी की भी कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है और ना ही कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन है। तो जब कोई पिटीशन ही नहीं है तो सिब्बल साहब तो आर्गू जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन ही कर रहे हैं। अच्छा, अलबत्ता उनके अपने जाती ताल्लुकात हो सकते हैं क्योंकि वो एक ही पार्टी में रहे हैं तो उनसे, लेकिन सिब्बल साहब को फारूक साहब ने, मुझे पता है फारूक साहब और मसूदी साहब ने रिक्वेस्ट की थी जिस दिन ये आर्गूमेंट स्टार्ट हुए उससे एक हफ्ता पहले, जब पिछली डेट पे ये लगा था केस, तो उन्होंने जब कहा था कि 27 से पहले आपने अपनी दलीलें जो हैं इन राइटिंग इन शॉर्ट, जिसको साइनॉप्सिस कहते हैं या प्रोपोजिशंस ऑफ लॉ कहते हैं, वो सबमिट करनी थी। तो उसी दौरान मसूदी साहब और फारूक साहब ने सिब्बल साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप रिप्रेजेंट करें। तो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कपिल सिब्बल साहब एक तरह से जिरा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मैं सलीम पर्रे साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलीम पर्रे जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 370 की बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही, लेकिन कोर्ट से बाहर आप जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर में देखिए जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें खुद में एक तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है। उनमें खुद अब इसमें इस बात को लेकर बयानबाजी हो रही कि कौन इसका श्रेय ले, इसका सेहरा किसके सर जाना चाहिए। डीपीएपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ और दावा है इस पर। अबू हुरैरा जी, मैं पहले ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मैं मुजफ्फर साहब की बात से कि हमारी पार्टी 8 महीने की पार्टी है जी। जब हमसे इलीगली अनडेमोक्रेटिकली आर्टिकल 370 छीना गया था तो हमारी पार्टी नहीं बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि मुजफ्फर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि आजाद साहब के बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं कपिल सिब्बल जी। और कल जो उनका ट्वीट था, अगर आप वो ट्वीट और गहराई तरीके से देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक ग्रेटिट्यूड दिखाया, एक शुक्रिया किया अपने मित्र का, क्योंकि उन्होंने गुजारिश की थी कि ये केस आप बड़ी मजबूती से लड़े। और जब उनके आर्ग्यूमेंट्स हम सब लोगों ने देखे तो हमारी पार्टी के चेयरमैन ने उसमें उनका शुक्रिया किया। मैं बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूं कि इस पे हमने सियासत नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है। नहीं सलीम साहब, इस पर सियासत नहीं करनी है तो इस पर गुलाम नबी आजाद साहब फिर ट्वीट क्यों कर रहे हैं, इस पर बयानबाजियां इस पर क्यों हो रही हैं जब सियासत नहीं करनी है? देखें सर, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप विटनेस कर रहे हैं कि कोई आपका केस, आपके जम्मू कश्मीर का केस फियरलेसली लड़ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है, हम थोड़ी ये कह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं ना कि आजाद साहब ने अगर ये बताया हो कि वी हैव हायर्ड द सर्विसेज ऑफ कपिल सिब्बल जी, देन केस वुड हैव बीन डिफरेंट। हम ये कहते हैं कि आपने हमारा केस, जम्मू कश्मीर का केस बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, हम उसके लिए आपको सलाम करते हैं। तो इसमें सियासत कहां से आती है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केसेस तो बहुत से चल रहे हैं, ये लड़ाई केसेस तो बहुत से चल रहे हैं, 370 पर ही क्यों? आप कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। We have not fought this yesterday. आजाद साहब ने सिर्फ कल इसके लिए बात नहीं की। आजाद साहब ने 5 अगस्त 2019 में भी इसके खिलाफ बात की। आपने सही फरमाया, कांग्रेस में थे, कांग्रेस का एक स्टैंड है 370 का, लेकिन आजाद साहब ने उस टाइम भी अबव पॉलिटिकल लाइंस
370 के लिए बात की। बहसीती सपूत जम्मू कश्मीर का आजाद साहब ने 5 अगस्त 2019 में भी बात की, और कल दिल खुश हुआ जब कपिल सिब्बल जी ने आर्ग्यूमेंट्स अपने ओपन किए, आर्ग्यूमेंट्स किए, और ऐसा लगा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें अपने हुकूक वापस मिलेंगे, 370 वापस मिलेगा, 35A वापस मिलेगा। हालांकि मैं वैसे कि एक लॉ स्टूडेंट ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम इस पे बिल्कुल लीगल फॉर्मेलिटीज पे बात नहीं कर सकते, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहेगा। हाँ, वैसे सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर होपफुल विद जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री दैट we will get our rights back। ठीक है, मैं अभिजीत जसरोटिया जी, बिल्कुल चूंकि मित्र हैं कपिल सिब्बल जी के, जी उस तनाजुर में ठीक है सलीम साहब बात हो गई। मैं अभिजीत जसरोटिया जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी शुरू हुई है, और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो जम्मू कश्मीर का जो अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब एक होड़ सी लगी हुई है, एक दौड़ सी है कि कौन 370 पर ज्यादा बयानबाजी कर सकता है, कौन इस मुद्दे को ज्यादा आवाम के बीच में लेकर जा सकता है। देखिए अबू हुरैरा जी, बात तो इस तरह से है कि अगर आप एक चीज को समझे, पहले तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन ये मामला है, तो इस पे बात करना बनता नहीं है। लेकिन अब करें क्या, अगर आप जिस किसी को भी देखते हैं, भले वो उमर साहब को देखें तो स्पेशल वो पहुंच गए हैं वहां दिल्ली में, और सभी के सभी लोग इसके ऊपर बयानबाजी करने से प्रेज कोई नहीं कर रहा है। अब कारण क्या है, तो कारण आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इस चीज से कोई लोग माइलेज उठाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। इसका किसी से भी आप देखो कि किसी को इसका 370 के साथ कोई मतलब है तो मुझे नजर ही नहीं आता, क्योंकि इन सबको पता है कि 370 की एक शील्ड थी जिसके कारण ही यहाँ पर ये जो लोग करते रहे, और जो जम्मू कश्मीर को एक बनाना रिपब्लिक बना के रखा था, इसी 370 की आड़ में बनाकर रखा था। लेकिन एक बात मैं उमर साहब का जरूर जवाब देना चाहूंगा, जो बार बार उमर साहब एक बयान देते हैं, और मैंने उनसे पूछा भी है, जरा मुझे मेरी बात का जवाब मिल जाता तो अच्छा था। इनके बड़े प्रवक्ता आते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाते हैं। आईनी और गैर आईनी का जो ये बात बोलते हैं, तो मैं सब बार बार इनसे पूछता हूं कि जिस तरह से 370 हम पे नाफिज किया गया था, लादा गया था, हमारे ऊपर जबरन डाला गया था, उससे बड़ा गैर आईनी काम कोई नहीं होगा। यहां पर किसी अपर हाउस, किसी लोअर हाउस में, किसी जम्मू के, किसी लद्दाख के और किसी और से नहीं पूछा गया। केवल और केवल शेख साहब के कहने पर उस समय जबरदस्ती हमारे को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हमारे सिर पर लाद दिया गया। मुजफ्फर सवार, जिस तरह से इससे निजात मिली है, उससे बड़ा तो आईनी काम और कोई हो नहीं सकता कि अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में इसके ऊपर डिस्कशन हुई और उसके बाद ये सब कुछ किया गया। और अगर आप प्रोसीडिंग भी देखेंगे, मुझे लगता है कि सबके सब जो लोग आज कोशिश कर रहे हैं अपनी बात करने की वहां पर, लेकिन जो मैं बार बार कहता रहा, आज कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय में वही बात कही गई है कि धारा 370 के अंदर जो पार्ट 21 में इसको ऐड किया गया था, जहां पर टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस रखे जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं, खैर वो तो उच्चतम न्यायालय जब इसके ऊपर अपना फैसला देगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फर इकबाल खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। केवल हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का मुजफ्फर इकबाल खान जी है तो वो हमारा ही हिंदुस्तान का है। मुजफ्फर इकबाल जी, मेरे दोस्त जसरोटिया साहब खुद भी एक वकील हैं। 370 धारा जो है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं आया था, बल्कि ये मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, मैं एडवोकेट नहीं हूं। पता नहीं मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सब मुझे एडवोकेट क्यों बोलते हैं। मैं वकील नहीं हूं, आपको बता देता हूं इतना मैं। अच्छा, और ये बड़ा दुर्भाग्य, मुझे सभी लोग, मेरी पार्टी में मुझे अभी तक लोग एडवोकेट समझते हैं। शायद मेरे प्रवक्ता के स्किल से समझते होंगे, मैं हूं नहीं वैसे। जी चलो जसरोटिया साहब, फिर देन यू हैव एन एक्सक्यूज। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं आया है, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एक मेंबर थे एंगर साहब, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के कहने पे ये मूव किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर डिस्कशन की है। आप उस डिस्कशन को अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की उस डिस्कशन को पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि 370 क्यों रखा गया। 370 शेख साहब के कहने पे नहीं रखा गया था। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनने का जिक्र 370 में है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की डिबेट में भी मिलेगा उसका जिक्र, कि भाई जब तक के गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाती, इलेक्ट करती, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो इलेक्ट होके आई थी, और उन्होंने फिर इसको रिकमेंड किया कि विद वन मॉडिफिकेशन आप 370 को कंटिन्यू रखें।
और वो इख्तियार किसने दिया? हिंदुस्तान के आइन बनाने वाली जो सबसे बड़ी कमेटी थी, जो पार्लियामेंट से भी ऊपर है, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर एक लिमिटेशन है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसकी सरबराही बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उनके पास दायरा इख्तियार था कि वो कुछ भी उसमें लिख सकते थे, जो भी उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिस्कस होने के बाद रेजोल्यूशन पेश होगा। इस रेजोल्यूशन में जिनको आप अपने गुरु मानते हैं, वो भी इस कमेटी में मौजूद थे, जिनको आरएसएस वाले अपना गुरु मानते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि उन्होंने भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। और 370 प्रेसिडेंशियल आर्डर से नहीं आया है, ये 35A की बात कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंशियल आर्डर से आया है। चलिए ठीक है जसरोटिया जी, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा, क्योंकि गुलाम नबी मोंगा साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोंगा साहब वेट कर रहे हैं। जसरोटिया जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। शॉर्ट में जी बिल्कुल, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। जिनका नाम अभी ले रहे थे हमारे सामने मुजफ्फर साहब, मैं बताता हूं। गोपाला स्वामी अयंगर जी ने महाराजा साहब के साथ भी काम किया था, और गोपाला स्वामी अयंगर जी को जब ये चीज उन्होंने पेश की थी, नेहरू जी के पास लाकर गई थी कि शेख साहब बता रहे इस तरह का प्रोविजन चाहिए, और अगले दिन नेहरू जी को अमेरिका जाना था। तो गोपाला स्वामी अयंगर जी ने कहा था कि ये बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है, और नेहरू जी ने कहा मैं जब तक वापस आऊंगा ये लग जाना चाहिए, ये कहकर वहां पर गए थे। ये आप हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो ये साफ चीजें वहां पर लिखी हुई है, सारी की सारी। चलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर देखिए पूरा मामले की सुनवाई हो रही है, तमाम चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों की कोर्ट के सामने तमाम चीजें एक इंसान की मर्जी होते शेख साहब। बिल्कुल रेजोल्यूशन नहीं, तारीख से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में आएंगी। मुझे लग रहा है कि जब सुनवाई आगे बढ़ेगी। मैं मोंगा साहब को भी जोड़ लेता हूं। गुलाम नबी मोंगा साहब, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है सर। देखिए 370 पर बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, और इस पर मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो माइलेज लेने की कोशिश कर रही, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या दूसरी जो पार्टियां हैं वो इस पर बयानबाजी कर रही है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है कि 370 पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। चलिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमको इसमें बुलाया, दावत दे दी, और जो पार्टिसिपेंट्स है उनको मोंगा साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए तो आपका फ्रेम सही आएगा जी। तो इनका वेलकम है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है जी। ये पॉलिटिकल मसला तो है ही, इसमें तो सब पॉलिटिकल पार्टियां अपना वजन डालेंगे। तो आपने कैसे कहा कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं? कांग्रेस का ही स्टैंड, बेसिकली उनका स्टैंड क्लियर है। जिस दिन से इन्होंने इस आर्टिकल को हटाया, एब्रोगेट किया, उसी दिन से हमारा क्लियर स्टैंड है दोनों हाउसेज में कि ये इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिस तरीके से इसको हटाया गया। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने लैंड का हक रहना चाहिए, अपने एम्प्लॉयमेंट का हक रहना चाहिए, क्योंकि वो लोकल जिस तरह से वो था वो रहने चाहिए, और स्टेट का दर्जा इमीडिएटली वापस आना चाहिए। यही तो हमारी सबसे डिमांड और क्लियर डिमांड थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यह कि इस वक्त जो आपके पास हमारे जो साथी यहाँ बोल रहे हैं जी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चाहता, चूंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन देगा, क्या होगा वो आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त सब चाहते हैं, आप जम्मू में जाके मालूम कर लीजिए, ये जो हमारे भाई साहब यहाँ बीजेपी के जो हैं इस वक्त हमारे डिबेट में जी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाओ देख लो जम्मू में लोग क्या चाहते हैं, उनसे बात करो। और इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है फिर? अगर इनको ये पता है सब ठीक ठाक है, व्हाई डोंट दे कॉल इलेक्शंस? तरीका तो वही है। चले मैं जवाब देता हूं, चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जवाब देता हूं, या असेंबली हो। अबू जी जवाब दे दीजिए। असेंबली को आप ट्रांसफर, ठीक है गुलाम नबी मोंगा जी, जसरोटिया जी आपको जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपको ये डिस्टॉर्ट करते हैं हिस्ट्री। मैं ये कह रहा, इन्होंने कहा एंकर साहब, अच्छा, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट। चले सुन लीजिए ना जनाब, आप जवाब भी ले लीजिए ना मुंगा साहब। कश्मीर में बात तो सुनिए ना पहले, जवाब भी ले लीजिए। जम्मू कश्मीर से नहीं आपका सवाल आ गया। चलिए ठीक है मोंगा जी, अब जवाब देखिए आ रहा है।
जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं, आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहे हैं अभिजीत जसरोटिया इसमें जी। क्या जवाब देंगे? मैं कांग्रेस के मोंगा साहब से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि इस 370 जो आज तक यहां पर रहा, इसका फायदा आप जम्मू की बात करते हैं, किसको फायदा हुआ जरा मुझे बता दीजिए। जम्मू वो कश्मीर वाल्मीकि को समाज का पता दुख था। आपको पता है, जिनको 30-40 साल जम्मू आपकी कश्मीर सहयोगी को पार्टी ने आपको नहीं- अपनी गंदगी आप साफ पूछिए करने ना। के लिए यहां पर रखा था। वेस्ट पाक रेफ्यूजीज अपने ही देश में 60-70 नहीं, साल नहीं, के लिए नहीं। एलियन बनकर आप रहे, मुझे उनका जवाब है ये- आपके पास। हमारे वो जम्मू डिबेट- कश्मीर की वो बच्चियों का, डिबेट हमारी मैं जम्मू आपके कश्मीर साथ की कर महिलाओं सकता का, हूं। आज जिनका वो- निकाह या आज- शादी बाहर हो जाती थी, आज वो अपने वालिद डिबेट की नहीं है, प्रॉपर्टी की अगर तरफ, आपको अपने पिता की इतना प्रॉपर्टी की पता तरफ नहीं है, देख पाती देखिए थी, आप- उनके साथ जो आपने नाइंसाफियां की, और आप बोल रहे हैं कि जम्मू के लोगों को फर्क पड़ रहा है, देखो, किसी को फर्क नहीं पूछो पड़ रहा। ना, और जो आप आप प्रॉपर्टी जाओ की बात करें, उनके पास। नौकरियों की बात करें, मुझे एक प्रॉपर्टी बता दीजिए, वही एक तो नौकरी मैं भी बता कर रहा दीजिए। हूं, आप हम तो लोगों किसी के को अंदर पास बाहर जाओ। कर नहीं सकते, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक हैं, लेकिन वही इस तरह तो का मैं लोगों भी में कर भ्रम रहा न हूं, फैलाएं। आप लोगों जो के लोगों पास ने जाइए। आपने यहाँ पर काम किया है, आप उसका जाओ लोगों को लोगों भली के भांति पास, पता है। कॉल यही तो कैसे- कारण है कॉल कि कैसे- कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया जम्मू कॉल कश्मीर कैसे से। मिले इलेक्शन इतनी से? बड़ी जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर छोड़ी है, जो पीओजे में भी देखिए- मीरपुर के देखिए, लोगों के साथ इतना आप बड़ा जो क्या आपने बातें अन्याय करते हो? किया आज उस समय, तक आपने वो भी क्या- याद आज रखिएगा आपने कि तो 10 बर्बादी मील की ठीक है, दूरी मैं पर आपने जसरोटिया भारत जी की मैंने फौज टाइम को दे रोक दिया, दिया मैंने था, गुलाम नबी और मोंगा पूरे का पूरा साहब मीरपुर टाउन काट गुलाम दिया नबी गया मोंगा था। साहब मैंने सिर्फ टाइम और दे दिया। सिर्फ नेहरू ठीक है, जी के मैंने कहने दोनों लोग को टाइम दे तो दिया। कम से मैं कम एडवोकेट कांग्रेस की सलीम चिट्ठी पर्रे सुनवाइए, मुश्किल हो सलीम जाएगी पर्रे आपको। साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो अंकल गई। साहब, जसरोटिया जी बात हो गई, मोंगा साहब बात हो गई, बात हो नहीं, गई। आप मैंने बात काफी नहीं काफी करते। टाइम दे दिया। आप बात सलीम करने पर्रे देते जी, हैं, मेरी ये आवाज आ कोई रही है सर आप तरीका तक? नहीं है। ये बीजेपी का थोड़ा ही आपने बुलाया है। सलीम पर्रे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आना चाहूंगा, शायद सलीम साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मैंने कल भी एक सवाल, जो पैनलिस्ट हमारे साथ थे उनसे मैंने एक सवाल किया था कि 370 पर ही आखिर इतना हंगामा क्यों? जम्मू कश्मीर और कश्मीर से जुड़े हुए और भी बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मसाइल हैं। देखिए, 370 के मुकाबले में कोई ऐसा मसला मुझे आज तक नहीं लगता है कि जिसमें जम्मू कश्मीर का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सब इन्वॉल्व है जज्बाती तौर पर, और ये हकीकत है। और हमारे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब हैं, मैं कहता हूँ यू मस्ट कम क्लियर ऑन इट। क्या आप चाहते हो कि नौकरी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए या बाहर के लोगों को मिलनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर की जो है वो जम्मू कश्मीर तक ही महदूद रहनी चाहिए, कि आप बाहर के लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं और उनको 5-5 मरले जो देना चाहते हैं? आपको क्लियर करना चाहिए लोगों में। आप कंफ्यूजन आप क्रिएट मत करें। बीजेपी को इस पर क्लियर कोई ना कोई अपना स्टैंड लेना पड़ेगा लोगों को। हाँ भाई, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी मिले, हम नहीं सलीम साहब आ रहा हूं, चाहते सलीम साहब आ रहा हूं। लोगों को मिले। इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा स्टैंड तो क्लियर है कि अगर 16 रियासतों को मुल्क में दूसरी जगह ये मुराद है कि वहां का बच्चा जो है वो लग सकता है, वहां मैं जमीन नहीं खरीद चलिए, सकता हूं। बीजेपी से इस पर हम जवाब लेंगे। मैं सलीम पर्रे साहब से भी एक सवाल ले लेता हूं। सलीम पर्रे साहब, आपने खुद कहा कि 370 के बाद डीपीएपी जो है वो वजूद में आई थी और पार्टी बनी थी, और गुलाम नबी आजाद साहब ने, मुझे जहां तक याद आ रहा है, उस वक्त जो उनका बयान था कि 370 तो सुप्रीम कोर्ट में और इस पर आगे देखा जाएगा। लेकिन अब जो इस पर डीपीएपी की तरफ से गुलाम नबी आजाद साहब या उनकी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, यानी कहीं ना कहीं आप लोग भी, डीपीएपी भी और गुलाम नबी आजाद साहब भी, जो इस पर सियासत हो रही है उससे फायदा उठाना चाह रहे हैं 370 के नाम पर। अबू हुरैरा जी, आपने सही फरमाया। सिर्फ 370 हमारे लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए 370 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में बहुत बड़े इश्यूज भी हैं। सिर्फ 370 नहीं, जब लैंड इविक्शन की बात आई थी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। और हमने नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 370 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुने आप। लेकिन 370 के साथ साथ लैंड इविक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। तब हमारे लीडर छुप रहे, लेकिन तब भी डीपीएपी सड़कों पे आई, लोगों के लिए आई, और हमारे कायद ने उस टाइम होम मिनिस्टर से बात की, प्राइम मिनिस्टर से बात की, राशन की बात आई, डीपीएपी तब भी सड़कों पे बात, सड़कों पे आई। सलीम साहब, एक लंबा इंतजार 370 को महफूज करने के लिए, सेव करने के लिए लंबा वो मिला, लेकिन इरोजन नहीं होता रहा। क्या आप बताइए, जब एनसी के गवर्नमेंट थी, खुद आजाद साहब वहां पर सीएम थे, तो क्या इसमें इरोजन नहीं हुआ? इसको नुकसान नहीं पहुंचा 370 को? Erosion started in the year 1964 and we have to admit that. And मुझे लगता है कि जो इस वक्त इसकी जो सियासी स्कोरिंग करना चाहते हैं, उनको इसका भी जवाब देना चाहिए। इरोजन कैसे स्टार्ट हुआ, इरोजन किसकी रिजीम में स्टार्ट हुआ। बहरहाल मेरी गुजारिश ये रहेगी कि हम इस पे सियासत
सियासत ना करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर सभी पार्टियां सियासी फायदा तो उठाने की कोशिश करें, लेकिन मुजफ्फर साहब, छोटा सा कमेंट, जी बहुत 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 जल्दी मुजफ्फर साहब, समय नहीं बचा है। जी जी, इरोजन 1964 में नहीं हुआ, हमने 5 अगस्त से लेकर आज तक। ठीक है मुजफ्फर जी, जल्दी से आप बात पूरी के लिए। सलीम साहब बात हो गई, सलीम साहब बात हो गई जी, के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी आवाज लो करें उनकी। मैं एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, इरोजन जो सबसे पहले हुआ वो हुआ 1954 में। 1954 में जब यहाँ कठपुतली सरकार बना के शेख साहब को 53 में 1953 में शेख साहब को गिरफ्तार कर दिया गया, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, लेकिन उसमें कंकरेंसली सरकार की, ये नहीं मैं कहता कि कंकरेंसली, लेकिन सरकार पपेट सरकार थी। नहीं, नुकसान तो सारी सरकारों में पहुंचा, वरना आज ये दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देखना पड़ता। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। सब सरकार में रहे और सारी सरकारों में कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा है। देखिए, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन समय की कमी है। मुजफ्फर इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट सलीम पर्रे साहब, अभिजीत जसरोटिया जी, गुलाम नबी मोंगा साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। Crow Viewers.